हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक सारे सवालों के जवाब देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे आंसर्स देखे थे। तो सवालों के जवाब ढूंढने में तो बहुत मजा आता है। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल और चैप्टर का 15th क्वेश्चन। गिव द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3। अब H3PO3 है फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरस एसिड है ये। तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने से पहले ये समझ लेते कि फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। मतलब क्या होता है, वो ऐसे दो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स देते हैं जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो +5 होता है, और उससे कम होगा तो वो ऐसा दूसरा कंपाउंड देता है जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। अब ऐसा कौन सा फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है, ये भाई साहब देखो, और इसीलिए ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे और हमें इसी का रिएक्शन लिखना है बस। तो लिख देते हैं अभी। तो ये H3PO3 है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये हमें फॉस्फोरिक एसिड देगा H3PO4, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, तुम लोग देख लो, और फॉस्फीन देगा हमें जिसमें हमारा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3। तो ये ऐसे डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है H3PO3 का। अब बैलेंस करेंगे इसे तो 4H3 3H3 और ये 3 12 हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कैन PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? जस्टिफाई। तो ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बताने के लिए हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे। तो PCl5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब ये +5 वाला स्टेट इसका मैक्सिमम होता है भाई, इससे आगे नहीं बढ़ सकता वो। तो अगर इससे आगे नहीं बढ़ सकता, +5 से ये आगे +6 नहीं कर सकता, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा नहीं सकता, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होएगा तो ये दूसरे को क्या रिड्यूस करेगा, तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, नहीं बिहेव कर सकता अभी इस स्टेट में। अब आते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पे। अब देखो ये +5 है तो +5 से ये +3 तो कर सकता है, देखो, क्योंकि ये PCl3 में फॉस्फोरस का +3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम करा सकता है। कम कर रहा है मतलब खुद रेड्यूस हो रहा है। अब खुद रेड्यूस हो रहा है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर सकता है। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है, देखो, हम जब इसका रिएक्शन देखते हैं मेटल्स के साथ, ओके, तो ये हमें PCl3 देता है और मेटल क्लोराइड देता है। देखो PCl5 + Ag, तो ये AgCl लेके जाता है, 2 क्लोरीन लेके जाएगा तो 2 AgCl बनाएंगे, और PCl3 ऐसे ही आ जाएगा। हो गया ना, फॉस्फोरस +5 से +3, और इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की मदद से बताएंगे कि भाई इन्हें क्यों सेम ग्रुप में डालना चाहिए। ओके, तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब देखोगे तब इतना तो समझ में आएगा कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये कुछ ऐसा है NH2 NP4, और सभी का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है। तो हमें पता है कि ऐसे एलिमेंट्स को जिनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है उन्हें सेम ग्रुप में डालते हैं, इसीलिए इनको सेम ग्रुप में डाला है। हो गया जस्टिफाई इस केस की। चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से हम कैसे बताएंगे कि ये सेम ग्रुप में आने चाहिए। तो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स -2 +4 और +6 है। -2 इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस वाला अटेन कर सकते हैं, 2p6 3p6 ऐसे। +4 इसलिए क्योंकि ये p ऑर्बिटल्स में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेट हो सकते हैं, तो ये +4 दिखाएंगे।
और +6 इसलिए क्योंकि ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे के पूरे भी यूज हो सकते हैं ओके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे इसलिए +6। अब -2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी टेंडेंसी जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे डाउन द ग्रुप कम होगी। अब ये इसीलिए क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर मतलब सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन देने का कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन देने का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे भाई। और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग कि +4 और +6 जो है मतलब ये जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इनमें उल्टा नेचर दिखता है इनके स्टेबिलिटी के ऊपर। जैसे जैसे नीचे आएंगे तब +4 का स्टेबिलिटी बढ़ता है और +6 का स्टेबिलिटी कम होता है ओके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग नीचे आ रहे तब ये जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और ये यहाँ पे तो d और f ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिलके ये निकम्मे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल शील्डिंग नहीं कर रहे। तो इसके वजह से न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ये s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रख रहा है न्यूक्लियस, तो इसको दे रहा नहीं है वो। तो इसीलिए क्या होगा +4 ही ये 4 ही इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा, इसलिए +4 की इंक्रीज हो रही है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा तो इसलिए ये पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पा रहे, इसलिए +6 की टेंडेंसी कम हो रही है डाउन द ग्रुप। अब इतने सारे ट्रेंड्स को देखते हुए ये तो भाई जाहिर सी बात है कि ये सभी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में होने चाहिए। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं सारे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो E में आप ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी लगा दो, H2O, H2S, H2Se ऐसे हाइड्राइड्स बना रहे। अब सारे मिलके हाइड्रोजन के साथ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइड्राइड्स ही बना रहे, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में होने चाहिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। Why is डाइऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर अ सॉलिड? अब डाइऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऐसे O2 में होते। अब ये गैस में इसीलिए होते क्योंकि इनके पास ना खास प्रॉपर्टी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने के एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए ना ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं ओके। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वीक वैन डर वाल्स फोर्स से हेल्ड होते हैं। बहुत ही वीक होता है ये, तो ये बहुत पास नहीं होंगे एक दूसरे के, बहुत दूर दूर होंगे। अब कोई भी चीज दूर दूर है तो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगी? गैसियस स्टेट में, इसीलिए डाइऑक्सीजन गैस है। अब सल्फर के केस में क्या होता है भाई, इनके पास ना पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी नहीं होती, तो ये भाई बेचारे सिंगल बॉन्ड पे ही समाधान कर लेते। पर ये भी कुछ कम नहीं है, ये क्या करते हैं देखो, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुछ क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये S8 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब भी होते हैं बहुत। अगर ये एक दूसरे के बहुत करीब होंगे ऐसे, इनकी पैकिंग क्लोज होगी, और ऐसे क्लोज पैकिंग वाले कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे भाई? सॉलिड में। बस इसीलिए सल्फर सॉलिड में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। Knowing the electron gain enthalpy values for O2O- and O2O2- as -141 and 712 kilojoule mole inverse, how can you account for the formation of large number of oxides having O2- species and not O- species? अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा लैटाइस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो लैटाइस एंथैल्पी, अगर क्रिस्टल लैटाइस में अनायंस और कटायंस स्ट्रांगली हेल्ड है, मतलब इनके बीच में अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो लैटाइस एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होती है ऐसे क्रिस्टल्स को फॉर्म होने के लिए। तो अगर हम कंसिडर करेंगे हमारे O2- वाले एनायन को और कटायन को क्रिस्टल में लैटिस में, तो और O- आयन को और कटायन को क्रिस्टल लैटिस में, तो O2- आयन और कटायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O- आयन और कटायन के बीच में। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है ऐसे ऑक्साइड्स के केस में जिसमें O2- आयन है, एज कंपेयर टू ऐसे ऑक्साइड्स जिसमें O- आयन है। अब ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। कौन से ऑक्साइड्स? O2- वाले। अब
इतने ज़्यादा स्टेबल है वो कि हमारा कंसर्न ये था कि भाई O से O2 माइनस के लिए 702 किलो जूल इतनी एनर्जी लग रही है, वो भी पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी ले रहे, पर ये लेटाइस एनर्जी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि ये पॉजिटिव वैल्यू को कॉम्पनसेट करके बाद में इतनी नेगेटिव वैल्यू देती है हमें, ओके, इतनी एनर्जी रिलीज करती है कि वो O माइनस आयन और कटायन से बनने वाले जो ऑक्साइड्स है उससे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस फिर इसीलिए O2 माइनस और कटायंस के बीच में जो ऑक्साइड्स बनते हैं जिसमें O2 स्पीशीज होते हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, विच एरोसॉल्स डिप्लीट ओजोन? तो आंसर है फ्रियॉन्स, और ये फ्रियॉन्स हम एरोसॉल स्प्रेज में यूज़ करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, और जब ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में तब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिप्लीट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से हम 3 स्टेप में H2SO4 को बनाते हैं। सबसे पहला है सल्फर या फिर सल्फाइड ओड्स को जलाना, आग लगा दो उनको एयर में ताकि हमें SO2 मिल सके। तो हम सल्फर लेते हैं, अभी सल्फर हम सबको पता है S8 फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, SO2 मिल जाएगा। अब ये जो SO2 है ना, ये थोड़ा इम्प्योर होता है, इसमें डस्ट वगैरह पार्टिकल्स रहते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स रहते हैं जो हम निकाल देते इस स्टेप में। दूसरा स्टेप है कि SO2 को SO3 में कन्वर्ट करो भाई और ऑक्सीडाइज करो। इसका मतलब SO2 को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और SO3 में कन्वर्ट कराएंगे, पर इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5, ओके, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो ये SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 और हमें SO3 मिल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो पूरा प्लांट है ना, ये 2 बार प्रेशर पे चल रहा है और टेम्परेचर है प्लांट का 720 केल्विन। तीसरी स्टेप होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, SO3 जो बना हुआ है उसको H2SO4 में एब्जॉर्ब करवाना होता है भाई, डुबाना होता है उसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ताकि हमें ओलियम मिल सके। तो इसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है SO3 प्लस H2SO4 H2S2O7, यही होता है हमारा ओलियम। अब ये ओलियम बनने के बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे पानी के साथ और हमें जितने कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 चाहिए उतने कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बना लेंगे। अब ये पूरे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमें H2SO4 96 से लेकर 98% प्योर मिलता है, बाकी के 2-4% थोड़ी इंप्योरिटी हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ इज SO2 एन एयर पोल्यूटेंट? अब हमने ये बचपन से पढ़ा है कि SO2 अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा और अगर बारिश हुई तो भाई ये पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और हम सभी को पता है सल्फ्यूरिक एसिड मतलब अर्थ पे गिरने के बाद हो तो हाहाकार ही मचा देगा। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है इसका, अगर हम SO2 को ले और पानी के साथ वो रिएक्ट हो रहा है तो इसमें थोड़ा हाफ ऑक्सीजन भी लगता है हमें ताकि रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो, तो H2SO4 मिलता है। तो ये H2 S एक ही है और O2 3 और ये हाफ O मतलब 4, तो ऐसे H2SO4 बनता है SO2 से। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, Why are halogens strong oxidizing agents? अब हैलोजेंस का सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NS2 NP5, बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है भाई साहब इनको, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अब इतने भूखे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए, सोचो। और हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को रिड्यूस होना पड़ता है। अब खुद को रिड्यूस होना है मतलब खुद को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब ये बहुत ही उतावले बैठे हुए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो खुद बहुत अच्छे से रिड्यूस होते और दूसरों को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करते, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड HOF। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फ्लोरीन भैया के पास बिल्कुल डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, और इनके पास अगर डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो ये +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट नहीं करते, जिसकी वजह से ये हैलस एसिड, हैलिक एसिड और पर हैलिक एसिड नहीं बना सकते, जो कि बाकी हैलोजेंस जो है वो +3 +5 +7 दिखाते और वो हैलस एसिड, हैलिक एसिड और पर हैलिक एसिड बना देते। तो भाई इनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, ये सिर्फ HOF ही देते, HOF ही बनाते हैं क्योंकि इसमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, बस इतना ही ये कर सकते हैं। तो चलो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। इसके बाद वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक हम अगले वीडियो में करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है, और हमारा मोटो है लर्निंग को सिंप्लीफाई करना।
तो आशा करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब मैंने बड़े ही सिंपल मैनर में समझाए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। तो बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।